Hello students, welcome back to BioBlossom Education with Sonali. Today we are going to discuss about chromatin and its two types. जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में थोड़ा बहुत क्रोमैटिन के बारे में और मैंने आप लोग को ब्रीफली सब चीज़ बताया भी था और मैंने आप लोग को बोला था कि मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टू टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन हैं विच आर हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन, उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट नोट में आ सकता है आप लोग का। इनफैक्ट डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन भी आ सकता है। ऑल्सो एंट्रेंस लेवल में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए आज के वीडियो में हम क्रोमैटिन और उसके टू टाइप्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो गेट रेडी फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। ऑल्सो यहाँ पे जैसे पॉइंट्स लिखे हैं आप लोग को वैसे ही नोट डाउन करने हैं अपनी कॉपी में, कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड जिसमें हम क्रोमैटिन किसको बोलते हैं उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। ओके, तो क्रोमैटिन इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर रेटिकुलम। नाउ क्रोमैटिन वर्ड हैज़ कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच इज़ क्रोमा, और क्रोमा का मतलब होता है कलर। दैट मीन्स क्रोमैटिन ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनको हम कलरिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डाइज। जेनरली बेसिक डाइज आर यूज्ड to stain chromatin or to color chromatin structure. Okay, then chromatin word या chromosome word was given by Fleming in 1879. तो अगेन ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है कि द टर्म क्रोमैटिन वॉज कॉइंड बाय डैश, तो आप लोग लिखोगे फ्लेमिंग इन 1879. नाउ व्हाट आर क्रोमैटिन रेटिकुलम या क्रोमैटिन फाइबर्स? The long fine thread-like filamentous structure of DNA histone protein complexes present in the nucleoplasm are known as chromatin fibers or reticula. तो ऑब्वियसली ये चीज़ मैंने आप लोग को पहले भी क्लासेस में बताई है कि क्रोमैटिन एक्चुअली में होता है डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स, इसीलिए हम इसको न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और ये न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। और क्योंकि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, लंबे लंबे फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, इसीलिए इसको फाइबर्स बोला जाता है। और ये जितने भी फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये पूरा एक नेटवर्क जैसा फॉर्म करे रहते हैं, इसीलिए हम इसको क्रोमैटिन रेटिकुलम भी बोलते हैं। रेटिकुलम सिंगुलर वर्ड है, रेटिकुला इज प्लूरल वर्ड। रेटिकुलम मतलब होता है नेटवर्क लाइक। देन क्रोमैटिन फाइबर्स आर ओनली ऑब्जर्व एट इंटरफेस स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो ये चीज़ भी हमने समझा था कि सेल साइकिल में दो स्टेजेस होते हैं, एक होता है इंटरफेज, एक होता है डिवाइडिंग फेज। ओके, थोड़ा बहुत बता देती हूँ मैं आप लोग को कि टू स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट हो गया इंटरफेज। Interphase is also known as preparatory phase or resting phase, and second phase is M phase, or it is also known as dividing phase. तो इंटरफेज बेटा वो फेज होता है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है? डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। जैसे होता है ना कि जैसे सपोज अभी आप लोग का एग्जाम्स है, तो वो एग्जाम है आप लोग का एक्चुअल फेज, बट उससे पहले आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन तो कर रहे हो। तो वही जो प्रिपेरेटरी फेज है सेल का वो है इंटरफेज, और जो एक्चुअल एग्जाम देना है मतलब एक्चुअल जो डिवीजन करना है वो उसके लिए है एम फेज। ये एम का मतलब माइटोसिस भी हो सकता है अगर वो सोमाटिक सेल है तो, या फिर इसका मतलब मियोसिस भी हो सकता है अगर वो रिप्रोडक्टिव या जॉर्म सेल है तो। तो इंटरफेज में सेल प्रिपरेशन कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं कि सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो गया है। जैसे ऑब्वियसली आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग रेस्टिंग फेज में आप लोग रेस्ट कर रहे हो। आप लोग रेस्ट कर रहे हो, आप लोग को अभी एग्जाम नहीं देना है, बट आप लोग फुल ऑन प्रिपरेशन तो कर रहे हो एग्जाम के लिए। वैसे ही सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव इन द इंटरफेस स्टेज दो इट इज नॉट डिवाइडिंग। फिर इस इंटरफेज के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, एक होता है G1, एक होता है S, एक होता है G2। वैसे ही M फेज के भी बहुत सारे फेजेस होते हैं, लाइक होता है प्रोफेज, मेटाफेज, देन एनाफेज एंड देन लास्ट टीलोफेज।
और ये सब आते हैं कैरियोकाइनेसिस में, यानी डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। ये सब मैं आप लोग को थोड़ा ब्रीफली इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग को समझ आए चीज़ें अभी के लिए। हालांकि सेल डिवीज़न आप लोग का एक पूरा अलग से टॉपिक दिया हुआ है, सेल साइकिल भी दिया हुआ है, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लास्ट में होता है साइटोकाइनेसिस, यानी डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके तो जो इंटरफेज वाला स्टेज रहता है, मैं यही बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि जब इंटरफेज वाला स्टेज चलता है तब क्रोमेटिन फॉर्म प्रेजेंट रहता है, यानी अनकंडेंस्ड फॉर्म, यानी जो भी डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन है वो लोग एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पैक्ड होके रहते हैं। बट जैसे ही एम फेज आता है तो दिस क्रोमेटिन गेट्स कंडेंस्ड और पैक्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम। समझ आया इतना तक आप लोग को? देन नेक्स्ट, during cell division, these fibers become thick, short, thread-like structures known as chromosome. बता दिया मैंने ये आप लोग को ये चीज। नेक्स्ट, क्रोमैटिन रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स, याद रखना है। फर्स्ट है हेटेरोक्रोमैटिन एंड सेकेंड वन इज यूक्रोमैटिन। नाउ हेटेरोक्रोमैटिन एक डार्कली स्टेन्ड कंडेंस्ड रीजन है, वेर इज यूक्रोमैटिन एक लाइट स्टेन्ड रीजन है। देखो मैंने आप लोग को बताया था जहां भी EU लगा होगा वर्ड के पहले, जैसे यूकैरियोट्स हो गया, यूक्रोमैटिन हो गया, दैट मीन्स ट्रू। तो ये जो हिस्सा है यूक्रोमैटिन का, ये जो टाइप है यूक्रोमैटिन का, दैट इज ट्रू क्रोमैटिन। दैट मीन्स इट इज मेटाबॉलिकली एंड जेनेटिकली एक्टिव पार्ट ऑफ क्रोमैटिन। मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रहा है, यही क्रोमैटिन का वो हिस्सा है जहाँ के डीएनए चेंज होते हैं इनटू आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कर पाते हैं। वहीं हेटेरोक्रोमैटिन का अगर हम बात करें तो ये वो पार्ट रहता है क्रोमैटिन का जो मेटाबॉलिकली एंड जेनेटिकली इनर्ट है या फिर इनएक्टिव है, मतलब वो लोग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। तो एक चीज़ समझो आप लोग, जो चीज़ बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है तो वो लूज हो जाएगा। जैसे आप एक रबर बैंड है, आप रबर बैंड को बार बार अपने बाल में चोटी में लगा रहे हो तो वो रबर बैंड क्या होगा, धीरे धीरे ढीला होना स्टार्ट हो जाता है। बट जो रबर बैंड आप यूज़ ही नहीं किए हो, पूरा नया खरीद के लाए हो, वो तो टाइटली रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। इसी चीज़ से आपको याद रखना है कि जो यूक्रोमैटिन है वो तो बार बार यूज हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कर रहा है, तो वो जो रीजन होगा वो लूजली पैक्ड रीजन होगा। बट हेटेरोक्रोमैटिन तो कुछ यूज ही नहीं हो रहा है तो वो टाइटली पैक्ड रीजन है। ऑल्सो जब हम स्टेनिंग करेंगे तो क्योंकि हेटेरोक्रोमैटिन टाइटली पैक्ड रीजन है तो वो डार्कली स्टेन्ड होगा, वेरेज यूक्रोमैटिन लाइटली स्टेन्ड होगा। और क्योंकि मैंने बोला यूक्रोमैटिन हिस्सा एक्टिव रीजन है तो ऑब्वियसली मियोसिस में जो क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, दैट ऑल्सो ऑकर्स इन यूक्रोमैटिन पार्ट। समझ आया इतना तक आप लोग को? आई होप बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें आपको समझ आई है। देन नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट इज दिस डायग्राम। ये डायग्राम आप लोग को कॉपी में बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बस समझना है कि यहाँ पे कैसा हो रहा है। ओके तो दिस इज आवर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके और हमारा डीएनए का लेंथ होता है अबाउट 2.2 मीटर। तो समझो डीएनए का लेंथ इतना है 2.2 मीटर। अब डीएनए प्रेजेंट कहाँ है? तो सपोज दिस इज आवर सेल, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है क्रोमोसोम या फिर क्रोमैटिन, और फिर क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड होके है डीएनए। ओके क्रोमोसोम के अंदर पैक होके है डीएनए। तो इस चीज को समझो कि हमारे बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं, दैट टू बी माइक्रोस्कोपिक सेल, फिर उसके अंदर न्यूक्लियस, उसके अंदर क्रोमोसोम और वहां पे डीएनए पैक होके है। तो इतना लेंथ वाला डीएनए इतनी सी क्रोमोसोम में, इतनी सी सेल में कैसे पैक्ड होके है? दैट इज द क्वेश्चन। तो दिस द आंसर इज the DNA gets packed inside the cell or nucleus by the help of some proteins which are known as histone protein. These are the proteins that help in the packaging of DNA. Again very important question. कौन से proteins ऐसे हैं जो कि DNA के पैकेजिंग में हेल्प करते हैं? तो the answer is histone proteins. समझ आया इतना तक? Now DNA जो होता है that is negatively charged प्लस इट इज एसिडिक इन नेचर। और इस डीएनए के साथ जो प्रोटीन्स एसोसिएट होके रहते हैं उस प्रोटीन को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, और वो प्रोटीन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड बेसिक इन नेचर। बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन्स हैं तो ऑब्वियसली ये लोग एमिनो एसिड से बने होंगे, तो ये लोग बेसिक एमिनो एसिड से मिलके बने रहते हैं, इसीलिए ये लोग बेसिक नेचर के रहते हैं।
ओके तो ये जो हमारा डीएनए है वो डीएनए आया, ये हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट हो रहा है एंड पैक्ड हो रहा है टू फॉर्म क्रोमैटिन एंड देन क्रोमोसोम। समझ रहे हो चीजों को? नाउ that means histone proteins are positively charged basic proteins that organize DNA into many compact units। ये देख रहे हो आप, एक एक यूनिट्स में डीएनए अरेंज्ड होके है, पैक्ड होके है। ये एक एक यूनिट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के बारे में भी डिटेल है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम वही पढ़ेंगे। न्यूक्लियोसोम बेसिकली होते हैं कॉम्पैक्ट यूनिट्स ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिल के बनाते हैं क्रोमैटिन। आप लोग जब क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, बीडेड, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। क्या बोला मैंने? क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक। बीड्स मतलब होता है मोती, स्ट्रिंग मतलब माला, जैसे मोती का माला होता है वैसा स्ट्रक्चर होता है क्रोमैटिन। तो ये जो बीच बीच में मोती दिख रहे हैं ये है न्यूक्लियोसोम। तो हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोसोम आर द स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ क्रोमैटिन। समझ आया इतना तक? नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर हम ये एक न्यूक्लियोसोम का बात करें तो ये एक न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट है डीएनए प्लस हिस्टोन, और जो हिस्टोन प्रेजेंट रहता है इसमें हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्म में अरेंज होके रहता है। डिटेली हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोसोम टॉपिक के अंडर। हिस्टोन एक ऑक्टामर फॉर्म में अरेंज्ड होके रहता है इन द न्यूक्लियोसोम, और वो हिस्टोन को रैप करके प्रेजेंट रहते हैं डीएनए। डीएनए रैप्स अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर। डन इतना तक? नाउ दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। ओके और फिर वो लोग मिलके क्रोमैटिन बना रहे हैं। दिस इज द क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक, एंड फिर क्रोमैटिन पैक्ड हो जाते हैं इन द क्रोमोसोम। Okay, so chromatin is thread-like structure which is present in the interphase stage, and they are uncondensed form, whereas during dividing phase or M phase the chromatin gets condensed to form chromosome. Clear? इतना तक समझ आया आप लोग को? Then next is about the two different types of chromatin which is euchromatin and heterochromatin। यहाँ पे आप लोग के लिए डिफरेंस बिटवीन लिखा गया है, दोनों के बीच में 11 पॉइंट्स दिए हुए हैं। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है शॉर्ट नोट लिखो या डिफरेंस बिटवीन लिखो तो आप पूरा 11 पॉइंट्स ही लिखोगे। आप मेन इंपॉर्टेंट 6-7 पॉइंट्स भी लिख दोगे तो दैट इज इनफ। ओके और अगर याद है तो बेटा लिख लेना 11 पॉइंट। अगर कुछ चीज़ याद है तो लिखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और एक चीज़, जेनरली तो आता है कि यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन के बीच में डिफरेंस लिखो, बट अगर इन केस आप लोग के में आ गया कि राइट शॉर्ट नोट अबाउट यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन, तो आप क्या करोगे, यूक्रोमैटिन में यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ये सब पॉइंट्स को आप लोग एक पैराग्राफ फॉर्म में अरेंज करके शॉर्ट नोट बना दोगे यूक्रोमैटिन का। सिमिलर इज विथ हेटेरोक्रोमैटिन ऑल्सो। अगर आ गया राइट अ पैराग्राफ और शॉर्ट नोट ऑन हेटेरोक्रोमैटिन, तो यहाँ जितने पॉइंट्स लिखे हैं वो सबको आप पैराग्राफ में कन्वर्ट करके उसका शॉर्ट नोट लिख दोगे। समझ आ गया इतना तक? नाउ लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट लिखा है यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन में फर्स्ट पॉइंट लिखा है इट कंटेन एक्टिव जीन्स। क्रोमैटिन में क्या प्रेजेंट है? क्रोमैटिन इज हैविंग डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, और डीएनए में क्या रहता है बेटा? जीन्स, और जीन्स ही है हेरिडिटरी मटेरियल्स दैट इज पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो यूक्रोमैटिन के डीएनए जो रहते हैं उनके पास एक्टिव जीन्स प्रेजेंट है, यानी जो लोग अब रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन ये सब कर सकते हैं। वेरेज हेटेरोक्रोमैटिन कंटेन इनएक्टिव और इनर्ट जीन्स। Then next point, it is light stained region of the chromatin with a thickness of about 30 to 80 angstrom. It is a dark stained region of the chromatin with a thickness of 250 angstrom. तो ये चीज़ भी मैंने आपको बता दिया कि यूक्रोमैटिन लाइट स्टेन्ड रीजन रहता है, लूजली पैक्ड रीजन रहता है, हेटेरोक्रोमैटिन टाइटली पैक्ड रीजन रहता है एंड डार्कली स्टेन्ड होता है। Then euchromatin is metabolically active and heterochromatin is metabolically inert. Inert मतलब होता है inactive. Next, number 4 point, crossing over of meiosis occurs in euchromatin at a higher frequency. Crossing over frequency is very less in this part. मतलब एक तरीके से हेटेरोक्रोमैटिन वाले हिस्से में क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं है, वो सिर्फ यूक्रोमैटिन वाले हिस्से में होता है। Then euchromatin is fibrous
and heterochromatin is granular in nature. यूक्रोमेटिन appears diffused. diffused मतलब scattered होके रहता है, क्योंकि loosely packed region है तो obviously उतना densely दिखाई नहीं देगा, diffuse scattered होके दिखाई देगा. whereas heterochromatin क्योंकि एक ही जगह में tightly packed होके है तो वो condensed form में रहता है. Number 7, it involve less coiling of nucleosome strand. तो ये चीज़ भी हमने देखा, न्यूक्लियोसोम किसको बोलते हैं, तो न्यूक्लियोसोम का ही कॉइलिंग होके क्रोमैटिन फॉर्म हो रहा है. तो क्योंकि मैंने बोला कि यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड रीजन है तो ऑब्वियसली वहाँ पे लेस कॉइलिंग हुआ है न्यूक्लियोसोम का. वेरेज हेटेरोक्रोमैटिन में अगर हम बात करें तो यहाँ टाइटली पैक्ड रीजन है ये, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कॉइलिंग होगा. मोर सोलिनॉइड टाइप ऑफ कॉइलिंग यहाँ पे होता है न्यूक्लियोसोम स्ट्रैंड का. नाउ सोलिनॉइड टाइप मतलब आप लोग क्या समझ रहे हो, मतलब ये तो भी हम आगे भी पढ़ेंगे, बट इसका ये मतलब होता है कि पूरा ऐसे स्पाइरली हेलिकली कॉइलिंग. जैसे सपोज ये एक ट्यूब है तो इस ट्यूब में पूरा ऐसे स्पाइरली हेलिकली पूरा कॉइल टाइटली कॉइल्ड होके जो स्ट्रक्चर रहता है दैट इज सोलिनॉइड टाइप ऑफ कॉइलिंग. Then number 8, euchromatin is influenced by changes in temperature, pH, hormone, poisons, etc. Whereas heterochromatin बहुत कम influenced होता है by any of this factor. Then it takes part in transcription to form RNA, वो भी मैंने आपको बताया, but heterochromatin doesn't take part. It replicates early in S phase of interphase of cell cycle. तो अभी मैंने इसीलिए आप लोग को सेल साइकिल के बारे में थोड़ा बताया था कि सेल साइकिल का जो इंटरफेज में एस फेज रहता है, एस स्टैंड फॉर सिंथेसिस. किसका सिंथेसिस, डीएनए, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस हो रहा है. तो यूक्रोमैटिन का जो डीएनए रेप्लिकेट करता है वो अर्ली में ही एस फेज के अर्ली टाइम में ही कर जाता है. बट अगर हेटेरोक्रोमैटिन का देखें तो इसका जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है इट इज टूवर्ड्स द एंड ऑफ एस फेज. एस फेज के लास्ट तरफ होता है, जिसके लिए हम बोल सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत G2 फेज तक भी हो रहा है. पहले चलता है G1, उसके बाद एस फेज, फिर G2 फेज. तो एस फेज के स्टार्टिंग में ही यूक्रोमैटिन डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है, जबकि एस फेज के लास्ट में और G2 फेज की स्टार्टिंग तक हेटेरोक्रोमैटिन के डीएनए रेप्लिकेट करते हैं. लास्ट पॉइंट, इट डज नॉट शो हेटेरोपिक्नोसिस, whereas heterochromatin shows heteropyknosis. Now the question is what is heteropyknosis? तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, it is a process shown by the chromosomes in which certain regions of chromosomes stain more intensely than other. दैट मीन्स समझो कि ये जो एक प्रोसेस है इट इज़ शोन बाय क्रोमोजोम्स ओनली, और इसमें क्या होता है कि क्रोमोजोम के कुछ हिस्से बहुत ज़्यादा इंटेंशनली स्टेन्ड हो जाते हैं बाकी हिस्सों से. जैसे सपोज ये हमारा क्रोमोजोम है या ये हमारा क्रोमैटिन भी है हम बोल सकते हैं, ठीक है. तो इसमें कुछ रीजन्स जो हैं, जैसे सपोज लेट से दिस रीजन, ये रीजन बहुत ज़्यादा स्टेन हो जाएगा, इंटेंशनली स्टेन हो जाएगा एज कॉम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द रीजन. दैट इज हेटेरोपिक्नोसिस, और ये चीज हेटेरोक्रोमैटिन दिखाता है, यूक्रोमैटिन नहीं दिखाता है. कंप्लीटेड, इतना तक समझ आ गया आप लोग को यूक्रोमैटिन हेटेरोक्रोमैटिन के बीच में डिफरेंसेस. नेक्स्ट बेटा जी, यू विल गिव द हेडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमैटिन. अगर आप लोग का देखो शॉर्ट नोट आ रहा है कि राइट अबाउट क्रोमैटिन, तो हमने जो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा वो आप लिखोगे. यूक्रोमैटिन हेटेरोक्रोमैटिन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख दोगे, पूरा 11 पॉइंट्स तो नहीं लिखने के लिए बोल रही हूँ. 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आप उनको पैराग्राफ वाइज, जैसे आप लिखिए क्रोमैटिन इज ऑफ 2 टाइप. फर्स्ट आप लिखिए यूक्रोमैटिन, उसके 5 पॉइंट्स लिख दिए, हेटेरोक्रोमैटिन उसके 5 पॉइंट्स लिख दिए. उसके बाद आप ये स्लाइड भी वहाँ पे ऐड कर सकते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमैटिन. दैट मीन्स क्रोमैटिन कैसे ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है टू फॉर्म क्रोमोसोम. ओके, यहाँ भी ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, ब्रीफली ही चीज़ें लिखी हुई है, ये भी अगर आप ऐड कर दोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. ठीक है. द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, हाउएवर द ओवरऑल स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन द स्टेज ऑफ सेल साइकिल. तो वैसे तो हमने देखा कि जो क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, बट जो मेजर चीज़ जिस पे वो स्ट्रक्चर डिपेंड करता है दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ सेल साइकिल. कौन सा स्टेज चल रहा है, इंटरफेज चल रहा है कि एम फेज चल रहा है, उस पे डिपेंड करता है.
जैसे कि ड्यूरिंग इंटरफेस द क्रोमैटिन इज स्ट्रक्चरली लूज टू अलाउ एक्सेस टू आरएनए एंड डीएनए पॉलीमरेजेस दैट ट्रांसक्राइब एंड रेप्लिकेट द डीएनए। इंटरफेस के टाइम में क्रोमैटिन स्ट्रक्चरली लूज रहता है, अनकंडेंस्ड फॉर्म में रहता है, ताकि आरएनए एंड डीएनए पॉलीमरेज उनके रेस्पेक्टिव प्रोसेस को कर सके। जो भी वर्ड में लास्ट में ASES लगा रहता है दैट मीन्स इट इज एन एंजाइम। ओके, पहला एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, सेकेंड एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। और एंजाइम है तो कुछ तो प्रोसेस करवा रहे होंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज का काम होता है कि वो डीएनए से आरएनए बनवाता है। आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है बेटा? कि डीएनए टू आरएनए कन्वर्शन, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सिमिलरली डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है कि वो डीएनए से डीएनए के और बहुत सारे कॉपीज बनवाता है, यानी रेप्लिकेशन प्रोसेस करवाता है। द यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड and is associated with transcription, whereas the heterochromatin is more tightly packed and genetically inert। ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। Chemical modifications of the structural proteins in chromatin also alters the chromatin structure during interphase। और एक चीज जिसपे क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है दैट इज द केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्रोमैटिन में तो हिस्टोन ही है, तो अगर हिस्टोन प्रोटीन का कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन कर दिया जाए तो उस केस में भी क्रोमैटिन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है इंटरफेज में। जैसे कि क्या केमिकल मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं? मिथाइलेशन एंड एसिटाइलेशन can modify the histone protein and hence chromatin structure is altered। Now the question is what is methylation? तो methylation एक सिंपल बायोकेमिकल प्रोसेस होता है बेटा, जिसमें हम कोई भी मॉलिक्यूल्स, या तो वो डीएनए हो गया या प्रोटीन, कोई भी बायो मॉलिक्यूल्स के साथ मिथाइल ग्रुप को ऐड करते हैं। मिथाइल ग्रुप मतलब क्या? CH3 ग्रुप। समझ आया? तो जैसे सपोज डीएनए है तो डीएनए बायोमोलिक्यूल के साथ CH3 यानी मिथाइल ग्रुप ऐड किया जाएगा, दैट इज मिथिलेशन प्रोसेस। नाउ व्हाट इज एसिटिलेशन प्रोसेस? ये भी सेम प्रोसेस है बेटा, इसमें हम लोग एसिटिल ग्रुप को ऐड करते हैं। एसिटिल ग्रुप मतलब कौन सा ग्रुप? CH3Cu। दिस इज एसिटिल ग्रुप। इसको ऐड किया जाता है टू एनी बायोमोलिक्यूल और अ कंपाउंड। ओके, और एज अ रिजल्ट हिस्टोन प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हो जाएगा, जिसके कारण पूरे क्रोमैटिन स्ट्रक्चर विल चेंज। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है देखो, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन। क्रोमैटिन को जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं इनटू क्रोमोसोम। ओके, ऑब्वियसली क्रोमैटिन इज गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें 3 स्टेजेस है, 3 लेवल है। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम। थोड़ा बहुत हमने पढ़ा न्यूक्लियोसोम। इसमें क्या होता है? डीएनए रैप्स अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन्स प्रोड्यूसिंग बीड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन अ स्ट्रिंग नोन एज न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट इन यूक्रोमैटिन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंपली हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं और ये हिस्टोन प्रोटीन्स को रैप कर लेता है डीएनए, लाइक दिस। डीएनए गेट्स रैप्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन। एज अ रिजल्ट यहाँ पे कैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है? मोती का माला जैसे, यानी बीड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन अ स्ट्रिंग, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। दिस इज द फर्स्ट लेवल। देन सेकेंड लेवल इज फॉर्मेशन ऑफ सोलिनॉइड ऑफ 30 नैनोमीटर फाइबर। सोलिनॉइड मैंने आपको बताया, सोलिनॉइड मतलब होता है हेलिकल या स्पाइरल रैपिंग। देन क्या लिखा है देखो, मल्टीपल हिस्टोन रैप इनटू अ 30 नैनोमीटर फाइबर प्रोड्यूसिंग सोलिनॉइड टाइप स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम एरेज इनटू देयर मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म इन हेटेरोक्रोमैटिन। Solenoid is established to exist in vitro but was no seen in recent X-ray studies of human mitotic chromosome। तो मैं आप लोग को एक डायग्राम दिखा रही हूँ। ये डायग्राम से आप लोग और बेटर चीज़ों को समझ पाओगे। देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, शॉर्ट रीजन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। मतलब सिंपली डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म में रहता है हमारे बॉडी में, और डीएनए का लेंथ मैंने आपको बताया अप्रॉक्स 2 नैनोमीटर या फिर 2.2 मीटर हम लोग बोलते हैं। ओके, तो वो जो डीएनए है, डीएनए वाइंड्स अराउंड कोर पार्टिकल्स टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। कोर पार्टिकल्स मतलब क्या है? हिस्टोन प्रोटीन।
तो हिस्टोन ऑक्टामर या हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द डीएनए वाइंडिंग कर रहा है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे एक एक न्यूक्लियोसोम वाला स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है और इसका डायमीटर दिया हुआ है 11 नैनोमीटर। नेक्स्ट, न्यूक्लियोसोम पैक इनटू अ 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर। यही वाला है सोलिनॉइड स्ट्रक्चर, या हम इसको बोल देते हैं सोलिनॉइड मॉडल। दैट मीन्स मोर कॉइलिंग, मोर रैपिंग। तो यहाँ पे जितने न्यूक्लियोसोम, देखो यहाँ पे न्यूक्लियोसोम कैसे दूर दूर थे, अलग अलग होके थे, बट यहाँ पे सारे न्यूक्लियोसोम आपस में पूरा पैक हो जाते हैं क्रोमैटिन फाइबर के साथ, और इसका डायमीटर हो जाता है 30 नैनोमीटर, जिसको हम लोग सोलिनॉइड स्ट्रक्चर या सोलिनॉइड मॉडल बोल रहे हैं। Then chromatin fiber arranges into irregular loops to form a 300 nanometer fiber. उसके बाद जो क्रोमैटिन फाइबर है जिसमें न्यूक्लियोसोम डीएनए सब स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो लोग ऐसे इरेग्युलर लूप्स के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं जिसका डायमीटर 300 नैनोमीटर है। देन लूप्ड क्रोमैटिन कॉइल्स फर्दर। फिर जो ये वाला है लूप्ड क्रोमैटिन, ओके, दिस इज इरेग्युलर लूप। ये लोग और ज़्यादा कॉइलिंग हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट दे आर नाउ गोइंग टू फॉर्म क्रोमोसोम। इसका डायमीटर है 700 नैनोमीटर। और उसके बाद प्रॉपर क्रोमैटिन पैक्ड हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है टू फॉर्म द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज विजिबल इन द मेटाफेज स्टेज। हमने पढ़ा था प्रोफेज मेटाफेज। तो प्रोफेज में तो बेटा स्टार्ट हो रहा है कंडेंसिंग, क्रोमैटिन स्टार्ट कर दिए हैं कंडेंस्ड होना टू फॉर्म क्रोमोसोम, बट एक्चुअल क्रोमोसोम स्ट्रक्चर विल बी सीन इन द मेटाफेज स्टेज। एंड इसका डायमीटर कितना होगा 1400 नैनोमीटर। समझ आया? ये डायग्राम्स आप लोगों को समझ आ रहा है कि एक सिंपल सा डीएनए का जो है स्ट्रिंग, वो कैसे अरेंज होते जा रहा है, पहले इनटू न्यूक्लियोसोम, देन इनटू क्रोमैटिन, देन इनटू क्रोमोसोम। ये डायग्राम भी आप लोग को नहीं करना है कॉपी में, ये बस समझने के लिए दिया हुआ था। आप लोग को कॉपी में बस ये वाली चीज़ें लिखनी है। ओके तो नंबर 1 में हमने देखा न्यूक्लियोसोम कैसे बना, उसके बाद सोलिनॉइड बन रहा है। तो बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन्स 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर में अरेंज्ड हो जाते हैं टू प्रोड्यूस अ सोलिनॉइड टाइप स्ट्रक्चर, और ये इनका सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म रहता है। आप लोग डायग्राम में देखो नंबर 3 वाला स्ट्रक्चर जो है, दिस स्ट्रक्चर कितना कॉम्पैक्टली टाइटली अरेंज्ड होके है। और क्योंकि मैं बोल रही हूँ ये टाइटली अरेंजमेंट यहाँ पे देखा जाता है, तो ऑब्वियसली ये हेटेरोक्रोमैटिन वाला हिस्सा है। ओके एंड जनरली तो ये देखा गया है कि सोलिनॉइड एग्जिस्ट इन विट्रो, दो वर्ड होते हैं बेटा, एक हुआ इन विट्रो एंड एक होता है इन वीवो। इन वीवो मतलब होता है इनसाइड द लिविंग बॉडी, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन विट्रो मतलब होता है आउटसाइड द लिविंग बॉडी, दैट मीन्स इन लैब, इन लेबोरेटरी। तो सोलिनॉइड स्ट्रक्चर देखा गया है एक्सटेंसिवली, इट इज सीन इन विट्रो, बट जब इन वीवो वाला स्टडीज हुआ तो उसमें ये चीज़ थोड़ा फेल हो गया। इन वीवो में जब एक्सरे स्टडीज किया गया ह्यूमन माइटोटिक क्रोमोसोम्स का, तो उसमें ऐसा सोलिनॉइड वाला कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दिया है। इसीलिए इन विट्रो इन विवो डिबेट हमेशा चलते रहता है इस चीज़ को लेके। देन नंबर 3 इज फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम। तो इसमें फिर फर्दर पैकेजिंग हो रहा है, हायर लेवल ऑफ डीएनए पैकेजिंग हो रहा है। 30 नैनोमीटर फाइबर जो है सोलिनॉइड स्ट्रक्चर, वो लोग और ज़्यादा पैक्ड हो रहे हैं इनटू मेटाफेज क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। डन, इतना तक समझ आ गया आप लोग को? ये वाली चीज़ें आप लोग को लिखनी है क्रोमैटिन में, ये डायग्राम नहीं करना है, ये वाला हमने डिस्कस कर लिया है। दैट्स इट, खत्म, इतना ही था अबाउट क्रोमैटिन। कैसे कैसे आप लोग को लिखना है वो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर कुछ डाउट है तो पूछ लेना, ज़्यादा लंबा वीडियो था नहीं, जितना मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है वो सब मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूक्लियोसोम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे, ऑल्सो अबाउट पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ओके टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सपोर्ट द वीडियोज़। अगर आप लोग को पसंद आते हैं तो लाइक कर दीजिएगा बेटा, ऑल्सो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, शेयर कीजिए और बहुत ज़्यादा प्यार दिखाइए वीडियोज़ को, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिलते रहे नए नए वीडियोज़ लाने का। ओके सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।